हेलो, चलिए एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिएगा प्रॉब्लम क्या है। एक एम मास का ब्लॉक है जिसे हम एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से एक कर्व्ड सरफेस पर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रहे हैं। ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, ये कर्व्ड सरफेस रफ सरफेस है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट होगा और जो कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, उसका वैल्यू आपको म्यू के यहां पर गिवन है। सिचुएशन क्या है, क्वेश्चन पढ़ें। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज मूव्ड स्लोली। ये वर्ड दोबारा से रिपीट हो रहा है, स्लोली। स्लोली मूव करने का मतलब क्या है कि हम ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि हर एक इंस्टेंट पर जो स्पीड ऑफ अ ब्लॉक है ना, वो ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0 होगा। क्लियर? मूव्ड स्लोली on the curved surface with the help of external force which is acting along the surface। यहां पे जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, ये एक्सटर्नल फोर्स हमेशा सरफेस के अलोंग लग रहा है। अगर ये फोर्स सरफेस के अलोंग है तो बात बताओ, क्या हम बोल सकते हैं ये एक टेंजेंशियल फोर्स हुआ? याद करें टेंजेंशियल फोर्स की कंडीशन क्या थी? एक ऐसा फोर्स जो कि हमेशा सरफेस के अलोंग ही लगे, मतलब सरफेस के टेंजेंट हो। मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स एक टेंजेंशियल फोर्स है जिसकी हेल्प से हम इस एम मास के ब्लॉक को पॉइंट ए से स्लोली मूव करते हुए पॉइंट बी तक लेकर के जा रहे हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपने जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो आपको यहां पर एल गिवन है, और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है इसकी वैल्यू आपको h गिवन है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ें क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। हमें यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वर्क होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक बात बताओ मुझे, जब ये ब्लॉक मूव करेगा तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा? हमें कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो हमेशा सरफेस के अलोंग लगेगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी म्यू के इंटू एन। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि जो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा ना, वो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के अलोंग होगा। तो मैं बोल सकता हूं फ्रिक्शन फोर्स एक टेंजेंशियल फोर्स है, और हम ये जानते हैं कि टेंजेंशियल फोर्स का अगर वर्क कैलकुलेट करना हो तो हमें अगर लेंथ ऑफ द पाथ पता चल जाए तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ये जो पाथ है ये कर्व्ड पाथ है, और इसकी लेंथ कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लेंथ आपको L गिवन है, ये लेंथ आपको H गिवन है, लेकिन इस कर्व्ड पाथ की लेंथ आपको गिवन नहीं है। तो फिर अब क्या करें? फ्रिक्शन का वर्क कैसे कैलकुलेट करें? क्या वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से कैलकुलेट कर पाएंगे? एक बात बताओ मुझे, देखते हैं कर पाएंगे कि नहीं। इस ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्स लगेंगे? टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस अगर मैं आपसे पूछूं, कितने? 4। कौन कौन से? एक नॉर्मल लगेगा, एक mg, क्लियर, एक फ्रिक्शन और एक एक्सटर्नल फोर्स। हम ये जानते हैं कि जो ब्लॉक है ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक स्लोली मूव कर रहा है। तो अगर मैं यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करूंगा तो ध्यान से देखिएगा, आप क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये 4 फोर्सेस है ना। जब भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? उस गिवन बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस का टोटल वर्क लिखें। तो ये 4 फोर्सेस हैं, इनका वर्क बराबर हम क्या लिखेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और हम ये जानते हैं कि अगर ये ब्लॉक स्लोली मूव कर रहा है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को हम 0 कर सकते हैं। ये मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक इंस्टेंट पर ब्लॉक का स्पीड क्या होगा? 0। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी।
अब एक बात बताओ, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स तो 0 हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ रही होगी, क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो नॉर्मल फोर्स है वो ऊपर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट आगे होगा। तो नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मतलब ds वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, और अगर एंगल 90 डिग्री है तो इस गिवन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क क्या होगा? 0। तो इसका मतलब ये तो तय है कि नॉर्मल फोर्स का वर्क 0 हो गया। ग्रेविटी का हम वर्क लिख सकते हैं। ग्रेविटी का वर्क अगर हमें लिखना है तो A से B तक हम गए, तो A से B में हमने वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h। तो ग्रेविटी का वर्क हो जाएगा -kmgh। ये बात सही है, मतलब ग्रेविटी का वर्क हम लिख देंगे। एक बात बताओ मुझे, क्या तुम्हें फ्रिक्शन का वर्क पता है? अरे भाई नहीं पता ना, यही तो कैलकुलेट करना था। क्या तुम्हें एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पता है? ये भी नहीं पता, ये भी कैलकुलेट करना है इसके बी पार्ट में। तो अब आप ध्यान से देखें, आपके पास इक्वेशन तो है, लेकिन इस एक इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यूज आपको नहीं पता, मतलब अननोन कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन? वर्क डन बाय फ्रिक्शन और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो इतना तो तय है कि अभी वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते। कर सकते थे अगर मुझे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पता होता। तो फिर अब क्या करें? ये तो समझ आ गया कि यहां पर जब ये ब्लॉक A से B मूव कर रहा है और हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास 2 अननोन है। देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। सपोज किसी जनरल टाइम t पर ये ब्लॉक इधर पहुंच गया। क्लियर? इस समय अगर हमने इस ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया ds, कितना डिस्प्लेस किया? ds। जो ds है वो डिस्प्लेसमेंट है, और ये डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है ना, इसीलिए इसकी वैल्यू को हमने ds लिख दिया। ठीक, इस समय यहां पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ऊपर। नॉर्मल फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? तो अगर मैं मानता हूं कि यहां पर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ ये एंगल थीटा है, तो आप ये जानते हैं कि mg का वो कंपोनेंट जो सरफेस के अलोंग होगा वो होगा mg cos थीटा, और mg का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग होगा वो क्या होता है? mg sin थीटा। ये आप पढ़ते हुए आए हैं। इंक्लाइन प्लेन के अलोंग mg का कंपोनेंट क्या होता था? mg sin थीटा, और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर mg का कंपोनेंट क्या होता था? mg cos थीटा। और इस डायरेक्शन में तो नेट फोर्स 0 होगा, तो इतना तय है कि नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर होगी। एक बात बताओ मुझे, जब ये ब्लॉक आगे मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, और इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी म्यू के इंटू एन। काइनेटिक फ्रिक्शन, याद करें काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता था? म्यू के मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल फोर्स। तो ध्यान से देखना, अगर ये डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है, सपोज ये डिस्प्लेसमेंट है ds, तो फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स मैं क्या लिख सकता हूं? वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स लिखूंगा म्यू के इंटू एन, और नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी? mg cos थीटा, ये है फ्रिक्शन फोर्स, इंटू ds। और आप ये जान रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहां पर ये लिख सकते हैं cos ऑफ 180 डिग्री। पहले ध्यान से देखें मैंने क्या लिखा है। फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, और cos 180 का वैल्यू आप जानते हैं, जल्दी बताएं क्या होता है? -1। तो अगर cos 180 का वैल्यू -1 है तो इस एक्सप्रेशन को सीधे मैं यहां पर -1 लिख देता हूं। क्लियर है? एक बात बताओ, ये जो वैल्यू आपके पास निकल के आई है फोर्स की, ये फोर्स कांस्टेंट है क्या? जल्दी बताओ, क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? नहीं भाई, ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्यों? जल्दी देखें। म्यू के कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। mg भी कांस्टेंट है, लेकिन ध्यान से देखना, ये जो थीटा एंगल है ना, ये थीटा एंगल कांस्टेंट नहीं है। ये थीटा एंगल क्या है?
किसी भी इंस्टेंट पे जो कर्व्ड सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एंगल बना रहा है, और हम ये जानते हैं ये कर्व्ड सरफेस अलग अलग पॉइंट पे जो एंगल बनाएगा वो अलग अलग होगा, तो हर एक पॉइंट पर थीटा का वैल्यू भी तो अलग होगा ना भाई। तो इतना तय है कि ये कांस्टेंट नहीं है। अगर मुझे टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है तो मुझे इस एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। कहां से कहां तक, ए से बी तक। अब क्या करें, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कैसे करें, जरा देखिएगा ध्यान से। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा। यहां पर म्यू एम जी, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, माइनस के म्यू के एम जी। हमें इंटीग्रेट किसको करना है, कॉस थीटा इंटू डी एस। इस टर्म को हमें इंटीग्रेट करना है, कॉस थीटा इंटू डी एस। कहां से कहां तक, ए से बी तक। अब इस एक्सप्रेशन को कैसे इंटीग्रेट करें, काफी इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है ds, ठीक, इसको मैं थोड़ा जूम करके यहां पे बनाता हूं जिससे कि आप देख पाए। डिस्प्लेसमेंट जो ds है, जो बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, उसको मैंने थोड़ा जूम करके बना दिया, और ये है ds, ठीक। हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो ये एंगल था वो थीटा था। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा। तो एक बात बताओ मुझे कि व्हाट इज ds cos थीटा। ds cos थीटा क्या है, यहां पे ध्यान से देखें, ये जो लेंथ आपको दिखाई दे रही है, ये लेंथ ही तो ds cos थीटा है ना भाई। तो हमें एक्चुअली में इंटीग्रेट ds cos थीटा को करना है, और ds cos थीटा है इस डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। क्लियर। तो इसका मतलब है कि जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, उन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हमें इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब भी ये पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है तो इसके हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट्स को आप ऐड करते चले जाओ। मैंने क्या बोला, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये डिस्प्लेसमेंट ds हुआ, और ds का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, ds cos थीटा, और ds cos थीटा का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब समेशन। मतलब जब ये ब्लॉक ए से बी तक मूव किया है तो यहां पर इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हर ds के लिए, उनका हम समेशन करते चले जाएं। तो ध्यान से देखना, हर ds का अगर आप ds cos थीटा कंपोनेंट ऐड करते चले जाएंगे तो ये टोटल लेंथ ए से बी में नेट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, l। कितना, l। तो हम कह सकते हैं, ध्यान से देखना, जब आप इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे, म्यू के एम जी, दिस इज व्हाट, द समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ds cos थीटा, और a से b में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का समेशन क्या है, l। ये समझ में आया। क्योंकि जब ये पार्टिकल पॉइंट a से पॉइंट b तक पहुंचेगा तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट l हुआ होगा। दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। ये है काफी इंटरेस्टिंग बात। आप यहां पे देख पा रहे हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, म्यू के एम जी मल्टीप्लाइड बाय द एल, वेयर एल इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। इसे हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम किसी भी ब्लॉक को स्लोली मूव करते हैं ऑन द कर्व्ड सरफेस, तो उस केस में जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आता है वो हमेशा म्यू के एम जी इंटू एल आता है। अब एक और बात, खास इंटरेस्टिंग बात देखना ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि मैंने यहां पे ये कर्व्ड सरफेस बनाया और ये लेंथ है एल। मान लो इस कर्व्ड सरफेस को मैं बोलता हूं W1, ठीक। और मैंने एक दूसरा कर्व्ड सरफेस बनाया, ये इसको मैंने बोला पाथ नंबर 2, और एक और कर्व्ड सरफेस इसको बोला मैंने पाथ 3। अब मैं यहां पर इन तीनों अलग अलग पाथ पर अगर इस एम मास के ब्लॉक को स्लोली मूव करूं, कैसे मूव करूं, स्लोली मूव करूं, और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स हमेशा सरफेस के अलोंग लगाऊं,
तो गारंटी है इस बात की, अगर ये सरफेस रफ हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क इन तीनों पाथ में सेम आएगा। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, इन तीनों पाथ में वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स सेम आएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू के mg इंटू एल, वेयर एल इज व्हाट, द डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो जब ये पार्टिकल पॉइंट ए से यहां तक पहुंचे, चाहे यहां से यहां तक पहुंचे, चाहे यहां से यहां तक पहुंचे, इन ऑल ऑफ द थ्री पाथ पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू क्या है, सेम है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, कभी भी अगर किसी भी कर्व्ड सरफेस पर ब्लॉक को स्लोली मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, इन दैट सिचुएशन वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द एल, और यहां पे ये एल क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ गया होगा। क्लियर है? चलिए, ये था हमारे पास ए पार्ट, ये हमने यहां पर ए पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं बी पार्ट पर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब आपके लिए बहुत आसान है। एक बात बताओ जरा, इस वर्क एनर्जी थ्योरम को ध्यान से देखें। इस वर्क एनर्जी थ्योरम में पहले आपके पास दो अननोन थे, ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। लेकिन अभी आपके पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ चुकी है, तो अब अननोन क्या है, सिर्फ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो इसका मतलब अब मैं यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम ए से बी लगा करके वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो चलिए देखते हैं वैल्यू क्या आती है। चलिए इसी एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ब्लॉक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या था, h। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखूंगा माइनस ऑफ mg इंटू एच। मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का है वो किस डायरेक्शन में हुआ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस mgh। वर्क डन बाय फ्रिक्शन की वैल्यू माइनस म्यू के mg इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो कि हमें नहीं पता कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यहां पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0। तो यहां से इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की वैल्यू क्या मिलती है, mgh प्लस म्यू के mg इंटू एल। क्लियर है? तो यहां से हमारे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ गया। और याद रखिएगा, ये वाला जो आपने एक्सप्रेशन यूज किया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड होगा जब ब्लॉक स्लोली मूव कर रहा हो, और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स हमेशा सरफेस के अलोंग लगे। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों? अगर ये ब्लॉक तेज चल रहा होता तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को यूज नहीं कर पाता? चलिए देखते हैं इस बात को। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। हाँ, तो जरा ध्यान से देखिएगा, जो भी हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया था उसमें आपके पास फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ रही थी, माइनस के म्यू के एम जी कॉस थीटा इंटू डी एस। एक्सप्रेशन ऐसा बना, मतलब नॉर्मल फोर्स का वैल्यू अगर mg cos थीटा आएगा तो गारंटी है इस बात की कि उस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स म्यू के mg इंटू द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर नहीं होती तो आपके पास ये एक्सप्रेशन नहीं बनता। मैं क्या कहना चाहता हूं अभी आपको समझ आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये कर्व्ड सरफेस है, अगर मान लो वो ब्लॉक स्लोली मूव नहीं कर रहा होता और सपोज वो इस पॉइंट पर होता और उसकी स्पीड v होती, उसकी स्पीड क्या होती, v, तो अब आप यहां पे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर नहीं लिख पाते। क्यों? जरा याद करो, सर्कुलर मोशन, अगर एक कर्वीलिनियर पाथ है तो इस पॉइंट पर सपोज नॉर्मल फोर्स ऊपर है और mg का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्या होगा, mg cos थीटा।
तो मैं यहां पर एक्सप्रेशन क्या लिखता, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर नॉर्मल माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। ये कहां से आया, सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन में आप पढ़ चुके हैं। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर नॉर्मल माइनस mg cos थीटा इक्वल टू m इंटू AC। AC इज व्हाट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू क्या होती है, v²/r, वेयर r इज व्हाट, रेडियाई ऑफ कर्वेचर। तो आप सोचें खुद कि अगर ये ब्लॉक स्लोली मूव नहीं कर रहा होता तो नॉर्मल की वैल्यू क्या आती, mg cos थीटा प्लस mv²/r। तो उस केस में आपका ये एक्सप्रेशन बनता ही नहीं। सिमिलरली इसी तरीके से जो आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था, अब ध्यान से देखना, अब दूसरी कंडीशन कि आप ये क्यों बोल रहे हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स हमेशा सरफेस के अलोंग होना चाहिए। अगर किसी एंगल पे लगा देंगे तो क्या दिक्कत है, तो उस पॉइंट को देखिएगा। अगर वो एक्सटर्नल फोर्स सपोज यहां अल्फा एंगल पे लग रहा होता, ब्लॉक स्लोली मूव कर रहा है लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्स है वो सरफेस के अलोंग ना लग करके सरफेस से सपोज अल्फा एंगल पे लग रहा होता, तो क्या ये एक्सप्रेशन वैलिड होता, नहीं होता। क्यों, क्योंकि अगर इस केस में आप नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकालते तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू mg cos थीटा ही नहीं आती। क्यों, क्योंकि इस एक्सटर्नल फोर्स का भी तो एक कंपोनेंट आ जाता। ये कंपोनेंट क्या होता है इसका, F एक्सटर्नल साइन अल्फा और एक नॉर्मल, और नीचे क्या लगता, mg cos थीटा। तो आप खुद देखें, इस प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्सेस को अगर बैलेंस करेंगे तो नॉर्मल प्लस F एक्सटर्नल साइन अल्फा की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर होती। मतलब फिर से नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा नहीं आ पाती। मैं क्या कह रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो आपने ये एक्सप्रेशन अभी निकाला था म्यू के mg इंटू एल, वेयर एल इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड होगा जब ब्लॉक स्लोली मूव करे और साथ ही साथ जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स सरफेस के अलोंग लगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप यहां खुद देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर ये ब्लॉक स्लोली मूव नहीं करेगा तो नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर नहीं आएगी, क्योंकि उस केस में फिर ये वाला टर्म भी आ जाएगा। और अगर ब्लॉक स्लोली मूव कर रहा है लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसी एंगल पे लग रहा होगा, तो भी आपको समझ में आ रहा है कि नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मल प्लस F एक्सटर्नल साइन अल्फा की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर होगी। अब मैं आपको बता देता हूं, जब भी आपसे इस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे ना, तो वो क्वेश्चन में आपको पहले से ही मेंशन कर देगा कि ब्लॉक स्लोली मूव कर रहा है और एक्सटर्नल फोर्स हमेशा सरफेस के अलोंग लग रहा है। मतलब इस तरह की सिचुएशंस तो आपको कर्व्ड सरफेस पर पूछी ही नहीं जाएंगी। ये तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय इस इंफॉर्मेशन का कोई भी यूज नहीं आएगा। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन करें, ठीक, ओके। चलिए अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा उसी पर एक डेटा बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा फील आ जाएगा। सिचुएशन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक 2 kg का ब्लॉक जिस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है, और ये एक्सटर्नल फोर्स हमेशा सरफेस के अलोंग है, और ये जो ब्लॉक है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक स्लोली मूव करते हुए पहुंचा है। वही सिमिलर सिचुएशन जो अभी हमने पढ़ा था कि एक 2 kg का ब्लॉक, एक्सटर्नल फोर्स, ये फोर्स हमेशा सरफेस के अलोंग है, और ये ब्लॉक स्लोली मूव करते हुए ए से बी गया है। क्लियर? पॉइंट ए की हाइट ग्राउंड सरफेस से आपको 20 मीटर दी हुई है, पॉइंट बी का हाइट ग्राउंड सरफेस से 50 मीटर दिया हुआ है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर। अब आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से बताएं कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.5 है। तो अभी हम सॉल्व कर चुके हैं ए पार्ट, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन।
अगर ये ब्लॉक स्लोली मूव कर रहा है कर्व्ड पाथ पर, तो जल्दी बताएं हम फ्रिक्शन की वैल्यू का वर्क क्या लिखते थे, म्यू के एम जी, दिस इज द फोर्स इनटू एल, वेयर एल इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो बस आपको वैल्यूज पुट करनी है यहां पर। म्यू के का वैल्यू है 0.5, तो -1/2, मास 2, जी का वैल्यू 10 इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ए से बी में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 100। देखिए वैल्यू आपके पास आएगी -1000 जूल। क्लियर? वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन आ चुका है। अगला पार्ट क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताएं क्या स्टेप अप्लाई करेंगे। वी विल यूज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो चलिए देखते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो स्टेटमेंट वही लिखेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। जितने भी फोर्सेस हैं पहले सभी के वर्क को इस तरीके से लिखने का हैबिट बनाएं। अगर आप इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्वेश्चन में मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो कम हो जाएगी। इसलिए मैं आप देख रहे होंगे भले नॉर्मल का वर्क 0 आ रहा है, लेकिन मैं हमेशा जब भी एक्सप्रेशन लिखता हूं तो जितने भी फोर्सेस लग रहे होते हैं उन सबके वर्क के एक्सप्रेशन को यहां लिखता हूं, क्योंकि इस तरीके से लिखने से कभी भी किसी भी गिवन फोर्स का वर्क मिस नहीं होता। तो देखें, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्विक, जल्दी बताएं यहां पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या आएगा, ये बताओ। ये वाला टर्म 0, क्यों? क्योंकि क्या मेंशन है, ब्लॉक इज मूव्ड स्लोली। ब्लॉक स्लोली मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वो 0 होगा। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स 0, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं -1000 जूल। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये बताएं क्या होगा। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया। अगर मैं आपसे ये पूछूं ये ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ है, वर्टिकल मतलब वाई डायरेक्शन में, तो आप देखें ये हाइट 20 मीटर और ये हाइट क्या है 50 मीटर। तो वर्टिकल हाइट में कितना ऊपर गया भाई, 50 - 20 एंड दिस इज व्हाट 30 मीटर। और हम ये जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क लिखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में कितना हुआ है। और हम यहां पे देख पा रहे हैं जब ये ब्लॉक ए से बी मूव किया तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, और अगर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, नेगेटिव होगा। तो बताएं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू लिखेंगे -kmgh -m2g, g का वैल्यू 10 इंटू h, डिस्प्लेसमेंट बताएं कितना हुआ 30। माइनस क्यों लगाया, समझ आ रहा है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क क्या है नेगेटिव। ब्लॉक ए से बी गया है तो ऊपर मूव कर रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। नॉर्मल का 0, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कितना था -1000 जूल, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो कि हमें नहीं पता, हमारे लिए अननोन है, और इस वैल्यू को हमने यहां पे क्या कर दिया 0। देख लेते हैं सॉल्व करके वैल्यू क्या आ रही है। तो ये 20 × 30 दिस इज 600। तो ये वैल्यू आपके पास यहां पर आती है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 1600 जूल। दिस इज द आंसर ऑफ योर बी पार्ट। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भी अभी तक हमने थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था उसी पर ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी किसी भी कर्व्ड सरफेस पर अगर हम ब्लॉक को स्लोली मूव करेंगे, इन दैट सिचुएशन वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, म्यू के एम जी मल्टीप्लाइड बाय एल, वेयर एल इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट, नहीं भाई एल इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। जब पार्टिकल ए से बी तक गया तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ उस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? ओके हेलो, चलिए अब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम में ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं जिसमें स्प्रिंग फोर्स का वर्क भी इंक्लूड होगा। देखिएगा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से समझते हैं।
एक m मास का ब्लॉक जो कि एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब ये जो सरफेस है ना ये स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या है यहाँ पे 0। एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे v नॉट वेलोसिटी से मूव करता हुआ आ रहा है। यहां पे एक स्प्रिंग है जो कि अपनी नेचुरल लेंथ में है, ठीक, और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपको k गिवन है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, बताएं कैसे अप्रोच किया जाए क्वेश्चन। सिचुएशन समझ में आ रही है आप लोगों को? m मास का ब्लॉक v नॉट वेलोसिटी से मूव करता हुआ आ रहा है। देखिएगा जब ये ब्लॉक यहां पहुंचेगा तो जैसे ये स्प्रिंग से टकराएगा तो स्प्रिंग को टकराने के बाद ये स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अब जैसे जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होता जाएगा ब्लॉक का स्पीड कम होता जाएगा। मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जैसे ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा, जैसे कि सपोज ब्लॉक इधर है, जब ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो एक बात बताओ, ये स्प्रिंग फोर्स किधर लगाएगा, इधर या इधर? स्प्रिंग फोर्स इधर लगाएगा टुवर्ड्स द नेचुरल लेंथ, तो फोर्स इधर लग रहा है भाई स्प्रिंग का, और ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो इधर है। तो फोर्स अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इस गिवन ब्लॉक की जो स्पीड है वो कम होगी, लेकिन अभी इसके पास स्पीड है तो ये आगे और मूव करेगा। तो एक बात समझ रहे हैं, जब यहां पर मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, क्या बोला मैंने, जब यहां पर मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, गारंटी है उस इंस्टेंट पर इस ब्लॉक का स्पीड 0 होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम कंप्रेशन नहीं है, अगर ये मैक्सिमम कंप्रेशन नहीं है तो डेफिनेटली ब्लॉक और आगे मूव करेगा, और जब तक मूव करेगा जब तक कि उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। तो यहां से हमें एक बात समझ में आ गई कि एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग स्पीड ऑफ द ब्लॉक विल बी व्हाट 0। और सपोज ये मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू है xm, तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करें, चलिए देखते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं। क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम। एक बात बताओ मुझे, इस ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? तो आप यहां से यहां तक की अगर बात करेंगे तो देखिए इस सरफेस से नॉर्मल लगेगा ऊपर, और एक mg फोर्स नीचे लगेगा, और जब ये यहां पर स्प्रिंग से आके टकरा जाएगा तो उसके बाद इसके ऊपर एक स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा। तो ये है सपोज मेरा इनिशियल पोजीशन और ये है मेरा फाइनल पोजीशन। मैं इनिशियल टू फाइनल पोजीशन यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने जा रहा हूं। या देखिएगा ध्यान से, मैं एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन खास बात, ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स का वर्क 0 होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। तो ये तो तय है कि इन दोनों का फोर्स का वर्क 0 होगा। स्प्रिंग फोर्स का वर्क कैसे कैलकुलेट करें, ये हम सीख चुके हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की कैलकुलेशन में एक बार मुझे जल्दी से बताएं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता था? हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये एक्सप्रेशन याद होगा। ये एक्स इनिशियल क्या था? इनिशियल चेंज इन लेंथ, और एक्स एफ क्या था? फाइनल चेंज इन लेंथ फ्रॉम एनएलपी। चलिए देखते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या आएगा। हाफ के एक्स इनिशियल, आपको पता है कि इनिशियली स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में था। अगर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में था तो चेंज इन लेंथ क्या था? 0। क्लियर? और ये है फाइनल सिचुएशन। इस दौरान स्प्रिंग में जो कंप्रेशन आया वो एक्स का आया एनएलपी से, तो मैं यहां पर एक्सएफ की वैल्यू लिखूंगा एक्सएम का होल स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक बात बताएं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। जब कंप्रेशन मैक्सिमम है उस दौरान स्पीड ऑफ द ब्लॉक क्या हो चुका है? 0।
माइनस इनिशियल, एंड द इनिशियल इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। हमें क्या कैलकुलेट करना है? एक्स एम का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख दिया है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें एक्स एम स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है, एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। तो यहाँ से एक्स एम का वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। अगर वी नॉट स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर लिखेंगे तो ये टर्म हम लिख सकते हैं क्या, वी नॉट इंटू एम बाय के। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ गया होगा। क्लियर है? कुछ नया नहीं किया, बस यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम में एक नए फोर्स का भी वर्क इंक्लूड हो गया, एंड दिस इज व्हाट, स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स का वर्क हमें कैलकुलेट करना आता है। तो यहां पर हमने देखा कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यहां से ये वैल्यू जो निकल के आई है ये क्या है, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो यहां से आपको समझ में आ गया। हमेशा याद रखना, जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाए ना कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन या फिर मैक्सिमम इलोंगेशन, तो उसका जो बेसिक फंडामेंटल अप्रोच है ना वो ये होगा कि जब भी स्प्रिंग में कंप्रेशन या फिर इलोंगेशन मैक्सिमम होगा, उस समय जो ब्लॉक उस स्प्रिंग से कनेक्टेड है ना, उस ब्लॉक का स्पीड 0 हो जाएगा। क्लियर? इस बात को याद रखिएगा। आगे हम और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वहां पे इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। चलिए इसको नोट डाउन करिए। ओके, हेलो, चलिए अब हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिएगा प्रॉब्लम क्या है। एक 2 kg का ब्लॉक है जिसे स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, और उस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका वैल्यू है 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक, यहां पर ये जो डैश लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये है एनएलपी। एनएलपी का मतलब नेचुरल लेंथ पोजीशन। तो हमने क्या किया, इस 2 kg वाले ब्लॉक को इस डायरेक्शन में मूव किया। तो जैसे आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। और यहां पर 2 kg वाले ब्लॉक को इस पोजीशन से रिलीज किया गया है। रिलीज करने का मतलब है कि इस इंस्टेंट पर स्पीड ऑफ अ ब्लॉक क्या है, 0। एक बात बताओ मुझे, इस ब्लॉक को तुम जैसे ही रिलीज करोगे तो क्या होगा? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, और अगर स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो वो स्प्रिंग अब इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा। यहां पर आपको ये इनिशियली दिया हुआ है कि स्प्रिंग कितना कंप्रेस्ड है, 2 मीटर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक when the compression in the spring is 1 meter। हमसे बोला जा रहा है कि हमें इस ब्लॉक की स्पीड फाइंड करनी है। कब? जब स्प्रिंग में जो कंप्रेशन है ना, वो कंप्रेशन कितना हो, 1 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कंप्रेशन होने का मतलब ये एनएलपी के लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा, और ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर हो जाए। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर, तो ये भी क्या होगा, 1 मीटर। ओके, तो क्या करें, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं। ये हमारे लिए अभी इनिशियल पोजीशन होगा, जिसे सपोज मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये मेरे लिए फाइनल पोजीशन होगा। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जब इस स्प्रिंग में जो कंप्रेशन है वो कितना हो, 1 मीटर। मतलब जब ये ब्लॉक कहां पे पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पर, इस समय इस ब्लॉक की स्पीड फाइंड करनी है। तो ये इनिशियल पोजीशन जिसे मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये मेरे लिए फाइनल पोजीशन है जिसे मैं यहां पे बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है इस पॉइंट पे स्पीड फाइंड करना। बताएं क्या स्टेप होगा? क्या हम ए से बी वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दें? तो चलिए देखते हैं। ए टू बी, अगर ए टू बी वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें, अप्लाई WET। एक बात बताएं, इस गिवन ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? 3 फोर्स, नॉर्मल, mg और फ्रिक्शन तो है नहीं, क्योंकि ये सरफेस जो है वो सरफेस क्या है, स्मूथ है। एक और फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स। तो हम यहां पर एक्सप्रेशन लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी
प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हम ये जानते हैं कि यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन नहीं होगा, ये क्या होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन तो है ही नहीं क्योंकि सरफेस क्या है, स्मूथ। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क 0 होगा, नॉर्मल का भी वर्क 0 होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स इस ब्लॉक पर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ किसका वर्क होगा, स्प्रिंग फोर्स का वर्क होगा। तो बताएं स्प्रिंग फोर्स का वर्क का एक्सप्रेशन हम जानते हैं, हाफ के का वैल्यू आपको गिवन है, कितना है 100। अब यहां पर ध्यान से रखना, x इनिशियल का स्क्वायर, x क्या होता था, चेंज इन लेंथ। इनिशियली बताओ स्प्रिंग की लेंथ में कितना चेंज है, ये है NLP, और अभी स्प्रिंग कंप्रेस्ड है कितना, 2 मीटर। तो व्हाट इज द चेंज इन लेंथ, 2। तो x इनिशियल 2 का स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ रहा होगा। x फाइनल, b मेरी फाइनल पोजीशन है। जब भी ब्लॉक इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो अभी पॉइंट b पर स्प्रिंग में लेंथ में चेंज कितना है, 1 मीटर। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी भी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस है, 1 मीटर। तो मैं यहां पे लिखूंगा 1 का स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पॉइंट बी पर मुझे स्पीड नहीं पता, हाफ मास इज m जो कि 2 kg है, इंटू वी स्क्वायर। ये है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। लेकिन पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, क्योंकि पॉइंट ए पर पार्टिकल का स्पीड क्या है, 0 है। उम्मीद कर रहा हूं कि यह एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं यहां से सॉल्व करने पे वैल्यू क्या आती है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर ये 50 एंड दिस इज 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 एंड 3 इंटू 50 दिस इज व्हाट 150। तो यहां पर ये वैल्यू आती है 150 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो यहां पर हम v का वैल्यू लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। काफी आसान था, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। आपने यहां पर क्या किया, A से B में वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दिया। बस आपको यह ध्यान रखना है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स लिखते समय xi मतलब इनिशियल चेंज इन लेंथ और xf दिस इज द फाइनल चेंज इन लेंथ फ्रॉम NLP की वैल्यूज को सही पुट करना है। बस अगर आपने वर्क डन बाय स्प्रिंग सही लिखा है तो हमेशा आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना, ये पहले भी रिपीट कर चुका हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं कि xi और xf कहां से मेजर किया जाता है, फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। तो हमारे पास पॉइंट बी पर पार्टिकल का स्पीड आ चुका है स्क्वायर रूट ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। ये था ए पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट क्या है, क्वेश्चन पढ़ें। क्या पूछा जा रहा है, स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन द स्प्रिंग रीचेज इट्स नेचुरल लेंथ। अब हमसे क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जब ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, मतलब यहां पर, इस समय इसका स्पीड क्या होगा। फिर से वही सेम अप्रोच, हमें ए पॉइंट से एनएलपी तक वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारे लिए मान लेते हैं जो एनएलपी वाली पोजीशन है वो पोजीशन क्या है, सी, और इस पॉइंट पर जो पार्टिकल के पास स्पीड होगी उसको मैं इस तरीके से डिनोट कर रहा हूं। क्लियर है? तो वही सेम, अब आप जल्दी से बताएं, आप मेरी हेल्प करें कि किस तरीके से कैलकुलेट करें। आप ये जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स का वर्क 0 ही होगा, सिर्फ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होगा। मैं यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम अब A2C अप्लाई कर रहा हूं। A इनिशियल पोजीशन और C फाइनल पोजीशन। अब आप में से कोई स्टूडेंट ये भी पूछ सकता है क्या हम B2C अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आंसर हमेशा सेम आएगा। आप चाहें तो वर्क एनर्जी थ्योरम A से C अप्लाई करें या फिर आप B2C अप्लाई करें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं A2C करके दिखा रहा हूं, आप लोग खुद से B2C वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके देखिएगा कि आपका आंसर मैच होता है या नहीं। क्लियर? तो देखते हैं A2C।
वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, हाफ के एक्स इनिशियल ए पॉइंट है, कितना है कंप्रेशन 2 माइनस एक्स फाइनल। अभी आप जब सी पॉइंट पे पहुंच गए तो ये नेचुरल लेंथ है, तो जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ गई तो चेंज इन लेंथ क्या है, 0। क्लियर, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, ये है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी माइनस द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, बट द काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पर क्या होगा, 0। ये है आपके सामने एक्सप्रेशन। जल्दी से बताएं ये वैल्यू सॉल्व करने पर क्या आ रही है आपके पास, ये वही सेम 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 50 एंड दिस इज 50 इंटू 4 200। तो यहां पर पॉइंट सी पर जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। एक बात बताओ मुझे, पॉइंट बी पर स्पीड ज्यादा है या पॉइंट सी पर? पॉइंट सी पे ज्यादा है, ऑब्वियसली आप देख भी पा रहे हैं ये कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 200 और ये क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 150। और होना भी चाहिए था, क्योंकि जब ये ब्लॉक ए से सी तक मूव कर रहा है तब तक इस गिवन ब्लॉक के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा, और ये डायरेक्शन है राइटवर्ड। तो एनएलपी तक ये फोर्स अगर राइटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और अगर एक्सेलरेशन राइटवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका मतलब कि इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही होगी। तो यहां से ए से फाइनली ये सी पॉइंट पर पहुंच चुका है, सी पॉइंट पर हमारे पास ये स्पीड निकल के आ चुकी है। चलिए बी पार्ट भी सॉल्व हो गया है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, काफी आसान क्वेश्चन है। सी पार्ट बताइए, मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, ये क्या है, ये कैसे कैलकुलेट करें? इलोंगेशन, स्प्रिंग में तो इनिशियली कंप्रेशन था, इलोंगेशन कैसे हो गया? जरा देखिएगा ध्यान से, आपने यहां से रिलीज किया, ये मूव किया, एनएलपी पे पहुंचा। एनएलपी मतलब नेचुरल लेंथ, जहां पे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। एक बात बताओ, जब ये अपनी नेचुरल लेंथ पे पहुंचा है तब इसके पास स्पीड है ना? अरे भैया फोर्स 0 हुआ है लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं हुआ। इस पॉइंट पे स्प्रिंग फोर्स 0 है लेकिन वेलोसिटी तो है, तो क्या रुक जाएगा? क्या नहीं रुकेगा। तो क्या करेगा, ये आगे मूव करना शुरू कर देगा। और कब तक मूव करेगा? जब तक इसके पास स्पीड रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एनएलपी से आगे मूव करता हुआ चला जाएगा। मैं ऊपर वाले इसको रफ कर रहा हूं जिससे आपको क्लियरली दिख पाए। देखना काफी इंटरेस्टिंग है। जब ये अपनी नेचुरल लेंथ पे पहुंचा तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि इस पे स्प्रिंग फोर्स 0 है लेकिन इसके पास वेलोसिटी है, या हम बोल सकते हैं इसके पास अभी वेलोसिटी का इनर्शिया है। तो क्या रुक जाएगा? क्या नहीं रुकेगा, अभी आगे जाएगा। अब ये आगे मूव करना शुरू करेगा और फाइनली किसी पॉइंट पर जाकर के ये रुकेगा। अब सवाल उठता है कि रुक क्यों गया? जब ये जा रहा तो चला जाता आगे, रुका क्यों? रुक इसलिए गया क्योंकि जैसे ही ये अपने एनएलपी को क्रॉस करेगा तो अब स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा या इलोंगेटेड होगा? इलोंगेटेड होगा। अब जैसे ही स्प्रिंग इलोंगेटेड हो जाएगा तो एक बात बताओ कि अब स्प्रिंग का फोर्स राइटवर्ड लगेगा या लेफ्टवर्ड? मैं ये कह सकता हूं जैसे ही एनएलपी के इधर आया तो अब स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन ये है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी ये होगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही ये ब्लॉक इस पॉइंट को क्रॉस करेगा तो वेलोसिटी आगे है, एक्सेलरेशन पीछे है। काइनेमेटिक्स याद करो, वेलोसिटी आगे, एक्सेलरेशन पीछे, स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन। स्पीडिंग डाउन मतलब इसके बाद इस ब्लॉक का स्पीड लगातार कम होता जाएगा और फाइनली एक पॉइंट पर जाकर के 0 हो जाएगा। क्या यहां पर 0 हो जाएगा तो क्या रुक जाएगा? क्या नहीं। खास इंटरेस्टिंग बात है कि यहां पर रुकेगा नहीं, यहां पे फिर ये वापस पीछे आएगा क्योंकि इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी लेकिन अभी स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा ना भाई, क्योंकि स्प्रिंग इलोंगेटेड है तो इस पे स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा तो ये ब्लॉक फिर पीछे जाएगा। और पता है एक इंटरेस्टिंग बात, ये ब्लॉक इस तरीके से हमेशा मूव करता रहेगा।
इसी को बोलते हैं ऑक्सीलेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेशन। ये आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा और फिर पीछे जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस पॉइंट पर एक्सेलरेशन 0 है वहां वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 है, और जिस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है वहां पर एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 है। सर एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 क्यों है? क्योंकि यहां पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, और अगर स्प्रिंग फोर्स लगेगा तो एक गारंटी है कि पीछे की डायरेक्शन में मूव करेगा। ये इस तरीके से मोशन करता रहेगा, लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? यहां पर मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग फाइंड करना। तो भी एक प्रीवियसली एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड किया था। तो एक बात बताओ, मैक्सिमम कंप्रेशन कहां पे आता था? जहां पे वेलोसिटी 0 थी। तो वही सेम सिचुएशन यहां पर है, जहां पर इसका मैक्सिमम इलोंगेशन आएगा वहां पे इसकी स्पीड क्या होगी? 0। और सपोज मैं इस पॉइंट को बोलता हूं डी पॉइंट, मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है। इस वैल्यू को सपोज यहां xm लिख देते हैं। बताएं क्या करें? ये मेरे लिए इनिशियल पोजीशन है, अभी ये मेरे लिए फाइनल पोजीशन है। क्या मैं A से D में वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दूं? तो जरा ध्यान से देखिएगा, A to D, A से D में वी आर गोइंग टू अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ग्रेविटी और नॉर्मल तो अभी भी 0 होगा, सिर्फ स्प्रिंग फोर्स का वर्क होगा, और ये होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये 0, ये भी 0। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, चलिए लिखते हैं हाफ के का वैल्यू क्या है? 100। एक्स इनिशियल, ये है इनिशियल पोजीशन। तो बताओ नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस है? 2 मीटर। अरे भाई क्लियर, कितना कंप्रेस है? 2 मीटर माइनस एक्स फाइनल, D इज द फाइनल पोजीशन, और जब वो D पॉइंट पर पहुंचा तो हमने यहां पर ये माना है कि उस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना हुआ? xm। तो यहां पे लिखूंगा xm का स्क्वायर। दिस इज व्हाट? वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स और इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट A पर भी इसका स्पीड 0 है और पॉइंट D पर भी इसका स्पीड क्या है? 0। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0, इसलिए मैं यहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिख रहा हूं? 0। ये 2 से कैंसिल आउट करेंगे 50, और आपको समझ में आ रहा है कि ये टर्म 0 है, तो ये टर्म तभी 0 हो सकता है जब xm स्क्वायर की वैल्यू 2 स्क्वायर के बराबर हो, मतलब xm का वैल्यू क्या आए? 2 मीटर। मतलब ये अपने NLP से कितना आगे तक जाएगा? 2 मीटर आगे तक जाएगा। तो यहां पर आपको देख करके समझ में आया कि ये जो ब्लॉक है उसे आपने यहां से रिलीज किया, ये यहां से इधर तक मूव किया, फिर इसके बाद आगे गया, फिर इसके बाद पीछे गया, और ये इस तरीके से हमेशा क्या करता रहेगा? ऑक्सीलेट करता रहेगा। ये आगे क्यों गया ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब ये ब्लॉक नेचुरल लेंथ पर पहुंचा वहां पर इसका स्पीड 0 नहीं था, लेकिन फोर्स 0 था, और अगर स्पीड 0 नहीं था तो ये आगे मूव करने लगा। अब ये आगे मूव कर रहा है तो स्प्रिंग फोर्स पीछे लग रहा है, तो इसका स्पीड लगातार कम होता गया, और जहां पर मैक्सिमम इलोंगेशन आएगा वहां पे स्पीड ऑफ द ब्लॉक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान था। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, यहां पर जिन जिन पॉइंट्स पर हमें स्पीड पूछी गई थी वहां तक हमने वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया और क्वेश्चंस को सॉल्व किया। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नोट डाउन करें। हेलो, चलिए अब हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। एक रिंग जो कि यहां पे एक वर्टिकल पोल है, उस वर्टिकल पोल के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है, और ये जो रिंग है ना वो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और ये स्प्रिंग पॉइंट O पर फिक्स्ड है। इनिशियली मतलब t बराबर 0 पर ये जो स्प्रिंग है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो एंगल बना रहा है वो 53 डिग्री का बना रहा है, और टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग जो आपको दी हुई है ये टोटल लेंथ आपको 5 मीटर गिवन है। ये जो आपको यहां पे ये पोल दिखाई दे रहा है ना, ये वर्टिकल पोल, ये वर्टिकल पोल स्मूथ है। सिचुएशन आप समझ पा रहे हैं क्या है?
जैसे कि ये रिंग है सपोज, और ये है एक वर्टिकल पोल। तो ये जो रिंग है ना, ये इस वर्टिकल पोल के अंदर है इस तरीके से। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो रिंग है वो कंस्ट्रेन है सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में मूव करने के लिए। तो यहां पर ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, पॉइंट ए से रिलीज किया जा रहा है, और जैसी पॉइंट ए से रिलीज करते हैं तो ये रिंग एकदम से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। उम्मीद कर रहा हूं कि सिचुएशन समझ में आ गया होगा। यहां पर एक रिंग जो कि वाई डायरेक्शन में मूव करेगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। A ring of mass m is released from the rest. Find the speed of the ring when it comes to the ground surface. क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जब यहां पर रिंग को रेस्ट से रिलीज किया गया, तो जब ये रिंग यहां ग्राउंड सरफेस पे पहुंच जाएगा, सपोज जैसे मैंने बोला पॉइंट बी, तो इस पॉइंट बी पर इस रिंग का स्पीड क्या होगा। तो हमें यहां स्पीड फाइंड करना है। तो जब भी आपसे कभी भी किसी भी गिवन पार्टिकल की स्पीड वगैरह पूछी जाए ना, तो सबसे पहला थॉट जो हमें क्लिक करेगा माइंड में ना, वो क्या होना चाहिए, क्या हम वर्क एनर्जी थ्योरम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में वी आता है, और वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना भी बहुत आसान है। अभी तक आप इतने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं, तो आपने ये देखा कि वो न्यूमेरिकल जो वर्क एनर्जी थ्योरम से होते हैं वो रिलेटिवली काफी आसान होते हैं। तो अगर हमें वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके स्पीड निकालना है, तो सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि इस बॉडी के ऊपर लगने वाले क्या हम सभी फोर्सेस का वर्क कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या हमें जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सभी फोर्सेस का वर्क पता है। सबसे पहला सवाल कि इस रिंग के ऊपर कितने फोर्स लगेंगे। इस रिंग पर टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस 3 लगेंगे ड्यूरिंग द मोशन। कौन कौन से ये आप बता दें मुझे। एक नॉर्मल फोर्स, वो नॉर्मल फोर्स कौन लगाएगा, ये वर्टिकल पोल, इस वर्टिकल पोल की वजह से नॉर्मल फोर्स लगेगा, और एक स्प्रिंग फोर्स, और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स mg। सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं। ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम यहां पर, ये है हमारे लिए इनिशियल पॉइंट और ये है हमारे लिए फाइनल पॉइंट, और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है टू अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम ए टू बी। और यहां पे टोटल कितने फोर्स हैं, 3 फोर्स। तो हम यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे ए टू बी में, तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स is equals to change in kinetic energy। लेकिन यहां पे नॉर्मल फोर्स का वर्क 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल फोर्स होगा वो नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। जब ये रिंग स्लाइड करेगा तो नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा, कांटेक्ट फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो एंगल क्या होगा, 0। तो यहां पे नॉर्मल फोर्स तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि नॉर्मल फोर्स हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का और स्प्रिंग फोर्स का वर्क पता चल जाए। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क अगर हमें लिखना होता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये फाइंड करना होता है कि वो गिवन बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ है। अब ये मैथ्स है, अब आप लोग मेरी हेल्प करें ये बताने में कि जब ये ब्लॉक ए से बी आया तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ। तो ध्यान से देखना, ये ए ओ बी, ये जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये एंगल क्या है, 53 डिग्री। तो दिखाई दे रहा होगा ये एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल बन रहा है, और अगर ये एंगल 53 डिग्री है और ये साइड लेंथ 5 मीटर है, तो गारंटी है कि ये लेंथ 3 मीटर होगी और ये लेंथ ये लेंथ 4 मीटर होगी और ये लेंथ 3 मीटर होगी। 3 4 5 याद करें। ये एंगल 53 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड की लेंथ भी ज्यादा होगी, इसलिए ये लेंथ क्या है, 4 मीटर। ये तो समझ आ गया होगा, मैथ्स है। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि जब ये रिंग ए से बी आएगा तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर होगा। तो
तो हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क लिख पाएंगे। अब बात आती है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का वर्क जब हमें लिखना होता है तो एक बात बताएं, स्प्रिंग फोर्स का एक्सप्रेशन आपको याद होगा, जल्दी से बताएं स्प्रिंग फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता था? हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। तो हम यहां पे देख करके समझ पा रहे हैं कि अगर हमें स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू चाहिए तो मुझे इनिशियल और फाइनल चेंज इन लेंथ पता चल जाए, ये आप बता सकते हैं। एक बात बताओ, इनिशियली स्प्रिंग की लेंथ क्या है? अरे भाई, इनिशियली स्प्रिंग की लेंथ क्या है? 5 मीटर। लेकिन स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ हमें क्या गिवन है? 2 मीटर। ये क्वेश्चन में मेंशन है, आप देखें, नेचुरल लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग आपको 2 मीटर गिवन है और स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू mg/2। अगर उसकी नेचुरल लेंथ 2 मीटर है लेकिन अभी उसकी लेंथ है 5 मीटर, तो मुझे बताएं कि स्प्रिंग की लेंथ में कितने का चेंज है? मतलब अगर मुझे इनिशियल चेंज निकालना है तो क्या निकालूंगा? 5 माइनस 2। 2 क्या है? नेचुरल लेंथ। तो ये वैल्यू क्या आ रही है? 3 मीटर। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ रहा होगा। सिमिलरली मुझे बताएं फाइनल लेंथ क्या है? फाइनल चेंज इन लेंथ इन स्प्रिंग। टोटल लेंथ स्प्रिंग की 3 मीटर, लेकिन नेचुरल लेंथ क्या है? 2 मीटर। तो अभी स्प्रिंग कितना इलॉन्गेटेड है? कितना? 3 माइनस 2 एंड दिस इज व्हाट? 1 मीटर। बस अब तो मेरे लिए बहुत आसान हो चुका है। बस मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू लिखनी है। चलिए देखते हैं कि वैल्यूज क्या आती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क आएगा माइनस mg इंटू एच। एच का वैल्यू क्या है? 4 मीटर, सॉरी प्लस होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क पॉजिटिव होगा क्योंकि ये रिंग ए से बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड किया है, इसीलिए। ठीक, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हाफ के का वैल्यू मुझे गिवन है, कितना है? mg/2। क्लियर? x इनिशियल का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, दिस इज व्हाट? 9 माइनस 1। दिस इज व्हाट? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दिस इज व्हाट? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पॉइंट बी फाइनल, पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट है। मैं एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0। अब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके v तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, अब पूरा मैथमेटिक्स है। चलिए देख लेते हैं वैल्यू क्या आती है। एम 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 यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? ये कितना हो जाएगा? 40। ये है 9 माइनस 1 8 और ये 2 इंटू 2 4, तो ये आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। जरा देखिए कैलकुलेशन मैंने सही किया है या नहीं। 9 माइनस 1 8 और ये कैंसिल आउट करेंगे 2, तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर ये 60 इंटू 2 दिस इज व्हाट? 120। तो यहाँ पर हमारे पास स्पीड आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 120 मीटर पर सेकेंड। इसके आगे तो मैथ्स है जो कि आप लोग कर ही सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें स्पीड फाइंड करना था, और स्पीड फाइंड करने के लिए इस गिवन रिंग के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस का हमने वर्क लिखा और उसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दिया। ये खास बात है वर्क एनर्जी थ्योरम का। कभी भी कोई भी क्वेश्चन गिवन हो और अगर आपसे स्पीड पूछा जाए या वर्क डन किसी गिवन फोर्स का, तो सबसे पहले ये सोचें कि अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो क्या मैं वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से कैलकुलेट कर सकता हूं या नहीं। जैसा कि यहां पे हमने देखा कि ए से बी में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके हमें पॉइंट बी पर उस रिंग का स्पीड मिल गया। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ गया होगा। नोट डाउन करें, इसके बाद आगे और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।